हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आई एम योर फैकल्टी फॉर सी सेट। मेरा नाम है अभिषेक अरोरा और मैंने अभी तक के अपने करियर में कई सारे स्टूडेंट्स का इस विषय को लेकर बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है। और अभी रिसेंटली जो प्रीलिम्स 2024 जब हुई थी तो उसमें सी सेट में किस तरह से मैंने 22 पैसेजेस अटेम्प्ट किए करेक्टली, ये स्ट्रेटेजीज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। और क्यों ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और किस तरह से आप इसको सही से अप्रोच करेंगे और स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ गलती करते हैं। लाइव क्लास में मैंने स्टूडेंट को किस तरह से गलती करते हुए देखा है और आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातों को नज़रअंदाज करना है, वही सारी बातें आज हम यहाँ पर सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि जो सी सेट का आपने नाम सुना है, जो इस पेपर के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं और कईयों के लिए ये सिर माथे का दुखावा एक हेडेक बना हुआ है। तो किस तरह से अगर आप 22 करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो 22 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 55 मार्क्स, यानी कि 55 मार्क्स तो आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट से ले आएंगे। आपको करेक्ट अटेम्प्ट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, आपको पास करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, क्वालिफाई करने के लिए 66.66। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स भी घटा दूं फॉर एग्जांपल तो ये हो जाएगा 50 मार्क्स। एक आपने जितने करेक्ट इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए होंगे उस आधार पे अगर मैं कहूं तो किस तरह से आप सही अटेम्प्ट करेंगे आज हम वो जानना चाहते हैं कि भाई 55 मार्क्स जो है, शायद नीचे वाला पार्ट नहीं आ रहा होगा, उसमें से 5 मार्क्स भी घटा दूं तो 50 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये हिंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या ये इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्लास में आंसर करते हैं, जो इंग्लिश माध्यम अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो बोलते हैं, कहते हैं कि ये इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। इवन कई बार जो मेरे शेड्यूल बनते हैं उसमें भी मैं देखता हूँ लेक्चरर के तौर पे जहां जहां पढ़ाता हूँ वो लोग लिखते हैं इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट फिर मैं उन्हें करेक्ट करता हूँ कि ये ना तो ये इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना ये हिंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से ये मैं आपको गाइड करूंगा, अभी आपको एक एक चीज पता चलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो है, एक अजीब से डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं कि जीएस पेपर 1 वर्सेस सी सेट। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर आते हैं, एक होता है जीएस पेपर 1 और एक होता है सी सेट। ठीक है, तो अगर ये वर्सेस क्यों लगा रहा हूं, भाई हमें तो दोनों ही क्लियर करना है। अब आपको एक्चुअल रीजन अभी पता चलेगा। ठीक है, देखिए जीएस में आपको इतना तो पता होगा कि जब भी आप कहते हैं जनरल स्टडीज, स्टूडेंट्स को मैं कई बार बोलता हूँ जनरल स्टडीज, तो कुछ स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होता, वो ये बोल जाते हैं कि भाई जनरल स्टडीज इज इक्वल्स टू जनरल नॉलेज। तो जब भी वो ये बोलते हैं एटलीस्ट उनको कुछ तो आइडिया है ना कि भाई जनरल स्टडीज जैसा या जनरल नॉलेज जैसा कुछ तो है। कई बार जो स्टूडेंट नए होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि ये सी सेट एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो सी सेट जो है वो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो जनरली जितना मुझे याद आ रहा है 2011 में लॉन्च हुआ था और काफी प्रोटेस्ट के बाद 2014 में इसको क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया। अर्थात 2014 से पहले सी सेट के मार्क्स जुड़ते थे और वो कंपटीशन में काउंट होता था, लेकिन 2014 से इसको क्वालिफाइंग इन नेचर करने से क्या हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1/3 मार्क्स 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में, अर्थात 66.66 मार्क्स जो है आपको स्कोर करने हैं और उसके बाद आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। और रियल कंपटीशन जो अब होता है वो होता है जीएस पेपर 1 में एक्सक्यूज मी, हाँ, तो जीएस पेपर 1 में जो कंपटीशन होता है वो यहाँ होता है। अब आपको देखिए जीएस पेपर 1 में जो आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, सी सेट में आप जो पढ़ते हैं वो है रीजनिंग, क्वांट एंड आरसी। ये 3 टॉपिक आप बेसिकली आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें से आज जो हमारा फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और जो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आगे लेक्चर्स इस सीरीज में आते रहेंगे। तो मेरा यह मानना है कि इस सीरीज के बाहर ना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप मैं जो अप्रोच बताऊंगा आप उसको फॉलो कीजिए, प्लस पेपर प्रैक्टिस आप करेंगे, उसमें आपका पूरा हो जाएगा। आपको इससे बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैंने जीएस पेपर 1 वर्सेस सी सेट क्यों लिखा है अभी हाल आपको पता चल जाएगा। मैं क्लास में स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल देता हूं
चलिए दो स्टूडेंट है, राम एंड श्याम, ठीक है। राम जो है उसने जीएस में स्कोर किया 95, और श्याम है उसने जीएस में स्कोर किया 125, जीएस पेपर 1 में, ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 में। अब मैं क्लास में पूछता हूं कि बताइए ज्यादा अच्छा स्कोर किसका है। आप भी सोचिए ज्यादा अच्छा स्कोर किसका है। ऑब्वियसली हमको ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि श्याम का स्कोर ज्यादा अच्छा है। स्टूडेंट बड़ी हड़बड़ाहट में ये बोल देते हैं, फिर मैं उनको बोलता हूं वेट, जीएस पेपर 2 अर्थात सी सेट। अब हम इसके मार्क्स देखते हैं इनके। राम ने स्कोर किए 65, और श्याम ने स्कोर किए, सॉरी माफी चाहता हूं मैं उल्टा बोल गया, राम ने स्कोर किए 75, ही इज हैप्पी, ठीक है, आप अज्यूम कर लीजिएगा। आगे आपको अजम्पशन इन्फ्रेंस क्या होते हैं वो भी अच्छे से सिखाऊंगा। और श्याम ने स्कोर किया 65, अब आप मुझे बताइए अच्छा स्कोर किसका है। सीधी सी बात है कि राम जो है उसने सी सेट क्लियर किया। तो सी सेट क्लियर करने से क्या हुआ कि जो जीएस जो है उसमें उसके 95 मार्क्स थे। अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, चलिए 2000 हम 22 लेते हैं, तब जो कट ऑफ 2022 का हम ये बात कर रहे हैं, तब जो कट ऑफ आया था जितना मुझे याद है कुछ 88 पॉइंट समथिंग आया था। मैं कहता हूँ किसी भी साल का ये 88 मार्क्स का आप कट ऑफ ले लीजिए, ठीक है। कट ऑफ जो आया था 88 मार्क्स में, एक सेकंड के लिए आप कट ऑफ को पासिंग मार्क्स समझ लीजिए, एक्जैक्टली ये पासिंग मार्क नहीं होता है, बट एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कट ऑफ इज इक्वल्स टू पासिंग मार्क। 88 मार्क्स चाहिए थे आपको एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को पास करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भाई जो राम जी थे, राम नाम का व्यक्ति, राम भगवान की बात नहीं कर रहे, राम जी जो थे उन्होंने स्कोर किए भाई 95 मार्क्स, जबकि वो कम है 125 से काफी। फिर भी प्रीलिम्स के क्लियर करके मेंस लिखने का जो मौका मिलेगा सिर्फ और सिर्फ राम को मिलेगा, क्योंकि उसने सी सेट भी क्लियर किया है। और जो श्याम है, श्याम जी, उनके मार्क्स जो हैं 125 जीएस के इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद वो रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फेल हो चुके हैं, वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो जीएस का क्या रिलेवेंस है, जीएस पेपर 2 का, सीसेट का क्या रिलेवेंस है, वो यहां पर हमें पता चलता है कि भले क्वालिफाइंग इन नेचर है, फिर भी लोग किस तरह की गड़बड़ियां सीसेट के पेपर को लेके करते हैं। जीएस पेपर 1 उनका क्लियर होता है, ऑप्शनल उनका मेंस, पूरा मेंस क्लियर होता है, ऑप्शनल क्लियर होता है, मैं तो कहूंगा इंटरव्यू भी वो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन एक अकेले सीसेट उनकी विकेट ले जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है और किस तरह से ये पेपर बड़े ही आराम से आपको क्लियर करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी आज आपको यहां पर जानने को मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेटेजी जानने से पहले देखिए, आज तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आगे आने वाले समय में मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक चलने वाला है बैक टू बैक, वो चलने वाला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सबसे पहले तो भाई मैं ये जो स्लाइड लेके आया हूं पूरी की पूरी, ये लेके क्यों आया हूं, उसके पीछे का रीजन है कि सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस क्वेश्चन का, किस पोर्शन का क्या वेटेज है, हमें किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, किसको कितना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं और फेल हो जाते हैं, और पूरे के पूरे साल या पूरा का पूरा उनका यूपीएससी का करियर कहाँ बर्बाद हो जाता है, उसकी हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। एक सामान्य सी स्लाइड लग रही है, लेकिन बहुत भयावह है। भयावह किस तरह से है वो देखते हैं। देखिए 2014 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 32, आपको दिख रहा है, ठीक है, 32 क्वेश्चन। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 33। चलिए इन दोनों का हो गया लव अफेयर, ठीक है।
यानी कि स्टूडेंट लोग क्या करते थे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग इन दोनों से ही पूरा का पूरा सी सेट क्रैक कर लेते थे, क्योंकि 2014 से क्वालिफाइंग इन नेचर था। क्वांट की और तो देखते तक नहीं थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से उनको कोई लेना देना नहीं था। 15 क्वेश्चन है, क्या करेंगे देख के? पास ही होना है, थोड़े सी मार्क्स निकालने हैं, क्या करेंगे देख के? चलो आगे बढ़ते हैं। 2015 में पूछे गए कितने क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आप डेटा इंटरप्रिटेशन करना तो जानते होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2015 में पूछे गए 30, लॉजिकल रीजनिंग के 29, मैथ्स के 21। 2016-17, चलिए हम 17 पे जंप कर लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 30 दिख रहा है आपको, और लॉजिकल रीजनिंग के 27। और मैथ्स अब धीरे धीरे हमें कुछ बढ़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। 23 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, हम आसान भाषा में मैथ्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम 2020 में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं? 25। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग, मेरा लॉजिकल माइंड थोड़ा सा हिल चुका है इसे देखकर। 15 कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्या से क्या हो गया? 33 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन। अच्छे भले इंसान का दिमाग घूम जाएगा। जो लोग रीजनिंग के भरोसे जाते थे, जो लोग इस मैथ्स की ओर तो देखते तक नहीं थे कि भाई 15 क्वेश्चन है, देखकर क्या करेंगे? उन लोग की बज गई बैंड। 40 क्वेश्चन पूछ लिए गए मैथ्स के। 40 क्वेश्चन, बिलीव मी। 40 25 का पहाड़ा आता है, काम आएगा अभी। 2.5 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क का पेपर है और 80 क्वेश्चन है। 200 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो आएगा 2.5 पर क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है ना। चलिए 2.5 40 क्वेश्चन कितना हुआ? 25 चौक 100 होता है। 25 क्यों किया, एक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 उधर 10। 200 में से 100 मार्क्स तो मैथ्स ले गया। तो अब आप मैथ्स को जितने भी स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे हैं, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने बोला हुआ है क्लास में कि जो लोग भी मैथ्स को सीरियसली नहीं लेंगे उन सबकी सीसेट विकेट ले जाएगा। और 2023 में हुआ क्या? 2023 जान दीजिए, कईयों ने तो 2020 में ही वो दिन देख लिए होंगे। 40 क्वेश्चन, 200 में से 100 मार्क्स गए आपके, या कुछ सिलेक्टिव पार्ट किया होगा तो भी कुछ लोग बाउंड्री पे आके पास हुए होंगे, या बाउंड्री पे आके फेल हुए होंगे, या कुछ तो बाउंड्री से भी काफी नीचे होंगे। सीसेट आपकी विकेट ले जाएगा अगर आप मैथ्स को सीरियसली नहीं लेंगे। रीजनिंग 15 क्वेश्चन थे। अभी आप चलिए देख लीजिए 2022 में कितने? 18 क्वेश्चन। आप सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग करके जाएंगे, थोड़ा सा भी पेपर में कोई पैटर्न घुमा दिया, आप क्या करेंगे? चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने अपना एक प्रॉमिस निभाया है कि 25 से 27 क्वेश्चन मुझे देखने में आया है ट्रेंड एनालिसिस करते हुए। अभी हम 2023-24 में भी किस तरह से पैसेज के कंटेक्स्ट में देखेंगे पूछे गए क्वेश्चन। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो 25 से 27 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। लेकिन पहले में और अभी में अंतर क्या था कि पहले जो पूछते थे वो होते थे लॉलीपॉप क्वेश्चन 2014 में, ठीक है। आपको बहुत ही आसान आसान से वो क्वेश्चंस पूछते थे। और अब जो पूछा जा रहा है 2022, 23, 24 आते तक इजी क्वेश्चन इतने अब रहे नहीं हैं। मैं कहूंगा कि मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस रहते हैं। और 2023-24 में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरा मानना है कि जो 2019, 20, 21 के आसपास तो बहुत अच्छे खासे मैं कहूंगा कि पैसेज, तगड़े पैसेज पूछे गए थे। तो मैं यही सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट को कि अब मैथ्स आपका वो बुरा सपना है जो सच हो चुका है। अब आप उससे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब जितना हो सके कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरे जैसा इंसान, या चलिए आप हो 55-60 मार्क्स ले आए, बहुत बढ़िया है। मैं तो 55 मार्क्स तो खींच लिए थे मैंने इस बार के प्रीलिम्स में। और मैं कहता हूं मेरे जैसे इंसान, या चलिए मान लीजिए आप भी वो लेवल ले आए, ठीक है। मैं कहता हूं मान लो कि यूपीएससी ने थोड़ा सा भी पैसेज को और टफ कर दिया। अब मान लीजिए आप मुश्किल से 35 to 40 मार्क्स ही पैसेज से खींच पा रहे हैं, तो बाकी जगहों पे कौन आपकी हेल्प करेगा? रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जो स्टूडेंट अपियर करने जा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं फिर से कि मैथ्स आपका वो बुरा सपना है जो सच हो चुका है।
बेहतर होगा कि मैथ्स को अब आप सीरियसली लेना शुरू करें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया था वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का किया था। अब हम पूरी तरह से बात करेंगे पैसेजेस की। ठीक है, तो पैसेजेस जो हैं वो ईयर 2024 में जो है कितने पूछे गए और क्वेश्चंस कितने पूछे गए। आपको जो 27 दिख रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाए थे। पर मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपको पता चल गए, एक्चुअली पैसेज कितने पूछे गए। तो पैसेज क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले तो ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको इतना तो पता है, स्कूल में भी आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते थे। देखिए ईयर 2014 में 18 पैसेज पूछे गए और उन पैसेज पे 27 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसका मतलब हर पैसेज पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा गया होगा। कई सारे ऐसे पैसेज रहे होंगे जहां पे एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ईयर 2023 में 25 पैसेज पूछे गए और उन पैसेज पे 27 क्वेश्चन पूछे गए। ईयर 2022 में 15 पैसेज पूछे गए और क्वेश्चन कितने पूछे गए? 27। ओके, ईयर 2021 में पैसेजेस पूछे गए 26 और क्वेश्चन पूछे गए 27। अब देखिए इससे एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर पा रहे हैं कि ईयर 2021 में 26 पैसेज पूछे गए और क्वेश्चन कितने पूछे गए? 27। तो डेफिनेटली 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 26 पैसेज पूछे गए, तो हर पैसेज पे एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया होगा। कोई एक ऐसा एक अकेला पैसेज रहा होगा जिसपे 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो क्या हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं? डेफिनेटली। लेकिन ऊपर वाले केस में हम किस पैसेज पे कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे एडिशनल, वो हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। यह 2020 में 20 पैसेज पूछेगा और 25 क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देख लीजिए कि एक्चुअली आपको दिखेगा कि भाई 15 पैसेज आपको 2022 में पूछेगा और 27 क्वेश्चन पूछे गए। तो क्लास में एक बार जब मैं पढ़ा रहा था, लगभग 2 साल पहले की बात है, तो मेरी एक स्टूडेंट है क्लास में, उसने पूछा कि भाई सर ये जो है 15 पैसेज पूछे गए, तो पैसेज कम पूछे गए तो टाइम तो बहुत बचेगा ना, और क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, 15 कुछ पैसेज पूछे गए हैं और अगर पैसेज ट्रिकी है, उस हर पैसेज पे अगर यानी कुछ पैसेजेस पे अगर 3 क्वेश्चन भी पूछे गए, अगर आपको पैसेज गड़बड़ समझ में आया, अगर गलत समझ में आया, तो आप तीनों के 3 क्वेश्चन गलत करके आओगे, इस बात की संभावना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे 26 पैसेज पूछे गए और उस पर 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिलीव में रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है। और पैसेज छोटे छोटे होंगे, कोई बहुत बड़े बड़े पैसेज नहीं होंगे। पिछले टाइम में ट्रेंड देखा गया है कि पैसेजेस छोटे कर दिए गए हैं, लेकिन कई बार ट्रिकी पूछ लिए जाते हैं तो उस पैसेज को समझने में ही आपकी बैंड बच जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली आपको दिख रहा होगा कि कभी पैसेज ज्यादा होते दिख रहे हैं, कभी कम होते दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज तो कॉमन है, वो है कि पैसेजेस से डील करने की अप्रोच जो है वो तो वैसी की वैसी ही है। और अब हम आगे जानेंगे कि भी पैसेजेस से डील करने की अप्रोच क्या है। चलिए, हाउ टू डील विथ पैसेजेस। ठीक है, देखिए आज का जो मेरा ये वीडियो होने वाला है, बेसिकली मैं इंग्लिश के पैसेज लेके एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हिंदी के पैसेज भी पैरेलल में दिए होंगे। तो जो विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम के छात्र है, यदि वो हिंदी के पैसेजेस गद्यांश पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। और अगर हो सका तो मैं बाद में हिंदी में भी पैसेजेस डिस्कस करता है एक वीडियो बना दूंगा। अभी जो चल रही है हमारी लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश चल रही है। तो हाउ टू डील विथ पैसेजेस जो है, उसकी कुछ यूनिवर्सल रूल्स है, वो आज आपके साथ में शेयर करूंगा, जो मेरी अभी तक की जो बेहतरीन अप्रोच जिससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा और मैं हमेशा पैसेजेस में जो अच्छा स्कोर करता आया हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वो अप्रोचेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये 9 जो पॉइंट्स है, 9, ठीक है, ये 9 पॉइंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके आसपास हम घूमेंगे और ये यूनिवर्सल हैं। और उसके आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं सबसे पहले तो कि भाई पैसेजेस से डील करना है तो पैसेजेस होते क्या हैं। अब आपने स्कूल लाइफ में तो पैसेजेस देखे होंगे, काफी बहुत ही बचकाने पैसेज होते थे जो तब के हिसाब से ठीक थे। लेकिन अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बचकाने पैसेज तो पूछेंगे नहीं। तो अब आपको जो पैसेजेस पूछे जाने हैं वो किस तरह के हैं वो देख लेते हैं। देख लें, ठीक है, ये पैसेज आपको दिख रहा है इधर पे एक, ठीक है, ये एक पैसेज है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पैरेलल में मैंने बताया था ना कि आपको अगर हिंदी में भी पैसेज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे आते हैं, ये है भाई पैसेज के ऊपर पैसेज बेस्ड अब क्वेश्चन आया है। ओके, फिर उसके आगे आपको हिंदी में भी ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये पैसेज है
और इस पे पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुद्दे की बात अब क्या है कि आपको इतना तो समझ में आ चुका है कि पैसेज और पैसेज से जुड़े आपको क्वेश्चन डील करने हैं। और अब इसमें सबसे पहला जो रूल मैं समझाता हूं, देखिए अब जो शुरू होने जा रहा है ये है यूनिवर्सल रूल। ठीक है, ये यूनिवर्सल रूल्स क्या है कि हाउ टू डील विद पैसेजेस के, और आगे आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा टेल वर्ड्स। ये टेल वर्ड्स मैं आपको अलग से समझाऊंगा और बहुत डिटेल में हम इसे समझेंगे, एक एक टेल वर्ड किस तरह से काम आता है वो हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये यूनिवर्सल रूल है जो हर पैसेज पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला रूल मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज। अब ये क्या है और क्यों है, चलिए अब सबसे पहले तो हम रीड कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप अपना एक जॉन चुन लीजिए। अगर आप हिंदी में पैसेज पढ़ने वाले हैं, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं या हिंदी आपकी अच्छी है इंग्लिश के मुकाबले और आप हिंदी में पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, तो आपको हिंदी चुन लेना है। ठीक है, और मुद्दे की बात यह है कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आपको इंग्लिश चुन लेना है। अब जैसे कि मैं हूं तो मैं बहुत टाइम से अब इंग्लिश पढ़ता आ रहा हूं, तो ये हो चुका है कि वॉक्यूबुलरी टर्मिनोलॉजी भी काफी इंग्लिश की आ चुकी है, तो ऐसे में फिर मैं इंग्लिश चुन लेता हूं। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूं। ठीक है, और अब जब मुझे जरूरत पड़ती है, कोई एक शब्द मुझे समझ नहीं आया, कोई एक सेंटेंस समझ में नहीं आया, अब हम लोग अंग्रेज तो है नहीं, ठीक है, अंग्रेजों की औलाद तो हम है नहीं, तो ऐसे में हम विदेश में कहीं रहकर आए हैं, तो ऐसे में हम लोगों को भाई सीधी सी बात है इंग्लिश में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। कोई बात नहीं, हिंदी में पैसेज अवेलेबल है, कई बार सेंटेंस के फ्लो से भी हमें पता चल जाता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं और वो हिंदी में ही पढ़ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी में पढ़ रहे हो तो सिर्फ हिंदी में ही पढ़ रहे हो। हिंदी में पढ़ना शुरू किया, कहीं आपको अटके और इश्यू आया तो आपको फिर यहां पर इंग्लिश की ओर देखना। अब कोई सोचेगा हिंदी में क्या इश्यू आएगा, ठीक है, रुकिए एक शब्द बोलता हूं जो पैसेज पढ़ते समय मैंने देखा था, मैं खुद हिल गया था क्योंकि मैं तो 12th तक तो खुद मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। वो शब्द है विनिधान। बोलो यार ये शब्द है क्या, इसका मतलब क्या है। बाद में पैरेलल में जब मैंने इंग्लिश में देखा, ये पैसेज का वो नहीं है, वो दूसरे पैसेज का था, मैंने पैसेज की ओर देखा तो उसमें दिखाई दिया एलोकेशन, बजट एलोकेशन, फंड्स एलोकेशन, आप एलोकेशन बांटना, ये शब्द आप सुनते हैं ना, ठीक है, तो ये शब्द जो है एलोकेट करना, बांटना, बंटवारा करना, तो ये शब्द जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये विनिधान जो हिंदी माध्यम का छात्र है वो पढ़ते पढ़ते देखेगा मुझे नहीं समझ आया विनिधान क्या है, कोई बात नहीं बच्चा, है ना, इधर इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में पढ़ लो, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा वो इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, वो हिंदी में भी पढ़ रहे हैं। भाई तो रीडिंग स्पीड तो तुम्हारी ऐसी घट गई, डबल टाइम हो गया ना। हमें टाइम घटाना है, ठीक है, हमें टाइम घटाना है, और घटाना क्यों है वो भी आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज, और हमें टाइम घटाना क्यों है, चलिए वो भी एक बार के लिए मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। देखिए टाइम घटाना इसलिए है कि 2 घंटे का जो ये पेपर होता है उसमें अगर 27 पैसेजेस हम गिनकर चलते हैं, ठीक है, 27 पैसेजेस, तो 27 पैसेजेस मेरा मानना है कुछ पैसेज आपके 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे, कुछ होंगे 2-3 मिनट भी ले जा सकते हैं। अगर मैं एक एवरेज फिगर निकालूं 2 मिनट्स निकालूं तो 54 मिनट्स टू 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर। मेरा मानना है कि 50 से 60 मिनट तो पैसेजेस आपके ले जाएंगे अगर आप सीरियस है पैसेज को लेकर के, ठीक है, और बाकी का बचा जो टाइम है 1 घंटा वो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग को दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं वो क्या करते हैं गड़बड़ियां, मुझे पता है कि वो लोग क्वांट सीरियसली लेते नहीं है, तो वो क्वांट का टाइम शिफ्ट कर देते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ओर। बट मेरा मानना है ये अप्रोच अब जा चुकी है, मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस करके बता दिया है कि वो पुराने दिन थे, वो जा चुके हैं। सिर्फ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के भरोसे नहीं चल सकते, आपको मैथ्स को भी सीरियसली लेना होगा, और मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अब मैथ्स पर आए उससे पहले अभी तो हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जैसा मैंने आपको बताया कि 1 घंटे का जो समय है वो आपका जाना है, मतलब जाना ही है। और मेरे जैसा इंसान कितने देर में करेक्ट करता है, 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स। मेरा रिकॉर्ड है 45 मिनट्स का, कि 45 मिनट्स में मैंने पैसेजेस सॉल्व कर लिए थे। बट मेरा मानना है अगर उससे कम करूंगा तो मेरी एक्यूरेसी इंपैक्ट होगी, उससे ज्यादा 50 मिनट्स तक मुझे लगता है कि उससे ज्यादा मैं कभी भी टाइम देता नहीं हूं ना। मैं रिकमेंड करता हूं कि 1 घंटे से ज्यादा तो आपको किसी भी कीमत पे देना नहीं है, और उसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है वो भी हम आपको
मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज, और रीडिंग स्पीड आपकी क्या हो, किस तरह से हो, और आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, चलिए वो भी बता देता हूं। आपको टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करनी है, अर्थात आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर करके सोच रहे हैं कि मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा या करूंगी, आप तो उस तरह से आप करने का सोच रहे हैं तो वो ठीक है, चलिए इनिशियली ठीक है, लेकिन मेरा मानना है टाइम बाउंड मैनर में करो, टाइम अलॉट करो। और टाइम अलॉट किस तरह से करना है और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है कि भाई मान लीजिए आपने 2018 का कोई पैसेज उठाया, पैसेजेस आपने 1 आवर का टाइम अलॉट किया, 1 आवर का टाइम अलॉट किया, और उसके बाद में आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया कि भाई हाँ 27 28 समथिंग कुछ भी क्वेश्चन होंगे, आपने करना शुरू किया। चलो चलो जितनी देर होता होता ठीक है, टाइमर लगाया, ठीक है 1 घंटा हो गया, रुक जाओ, कोई नहीं भी देख रहा, स्टॉप करो, अब देखो कितने सही हुए कितने गलत हुए, गलती कहाँ की और उसके कहाँ गलत हुए, स्पीड से पढ़ने में कहाँ गलत हुए। जब आप टाइम बाउंड मैनर में करोगे तब आप करेक्ट करोगे। 1-2 दिन रुको, 2019 का पेपर उठा लो और उसके सारे क्वेश्चंस आप कर जाओ। इस तरह से करते करते आपका एक लेवल आएगा कि पैसेजेस किस तरह से करना। और मेरा मानना है प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा कुछ मत करो, ठीक है। मैं जो ये देखता हूं कई लोग को बोलते हुए पैसेजेस पढ़ो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं बोलता हूं कि देखिए चलिए वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली टाइम बाउंड मिरर में आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई और ये जो आपको जो पैसेजेस से डील करने की अप्रोचेस नहीं पता हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। न्यूज़पेपर जीएस में कंट्रीब्यूट करेगा, जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 में पैसेजेस से डील करने की अप्रोच, टाइम बाउंड मिरर में प्रिपरेशन, वो मायने रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज, ठीक है, आपने कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है कीवर्ड्स। अभी कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स इन इंग्लिश मैंने क्या लिखा है, मैंने तो कहा था कि भी हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अब कीवर्ड्स एक्चुअली होते क्या है मैं आपको वो दिखाता हूं। कीवर्ड्स जो मैं कह रहा हूं एक्चुअली वो टेल वर्ड्स है, अजम्पशन, इन्फ्रेंस, इंप्लीकेशन, मैसेज, क्रक्स, कोरोलरी, कंक्लूजन, सम्स अप, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, मिसलिनियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे मेन आइडिया, थीम, अंडरलाइन टोन, ये सारे टेल वर्ड्स होते हैं। ये टेल वर्ड्स एक्चुअली दिए कहां होते हैं और पैसेजेस सॉल्व करने में किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं, चलिए उस पर आ जाते हैं। देखिए ये पैसेजेस हैं, ठीक है, पैसेज जो आपको दिख रहे हैं। अब आते हैं इस पे ऑप्शन पे। अब देखिए यहां पे आपको लिखाई दे रहा है बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। अच्छा भाई पहले तो ऐसा होता था पैसेज दिया होता था और सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर करो। अब इन्होंने ये अजम्पशन कहां पे घुसा दिया, मैंने बताया ना आपको, कहीं पे आपको अजम्पशन लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे इन्फ्रेंस, कहीं पे इंप्लीकेशन, कहीं पे क्रक्स, कहीं पे कोरोलरी, कहीं पे सम्स अप, कहीं पे अंडरलाइंग टोन, कहीं पे थीम, कहीं पे मेन आइडिया, कहीं पे सॉल्यूशन, कहीं पे सजेशन। ये सब क्या चक्कर है, एक्चुअली ये डिफरेंस है स्कूल लाइफ में जो आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करते थे उसमें और ये यूपीएससी में। यूपीएससी सीधी सी बात है, कोई छोटा काम तो करेगा नहीं, आपको थोड़ा परेशान भी करना है और तैयार भी, सिर्फ जरूरी थोड़ी परेशान ही, तैयार भी। सामने वाला पर्सन आपके सामने आके बैठा है, उसके अजम्पशंस क्या है, उसे बात करते समय आप क्या इन्फर कर पा रहे हैं, कहीं पे आप कोई फाइल पढ़ रहे हैं उसमें क्या इंप्लाइड है, ठीक है, आप किस कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं, उस पूरी बात का क्रक्स क्या है, कोरोलरी क्या है, कोरोलरी क्या है, बताएंगे, सब सिखाएंगे, धैर्य रखिए। चलिए तो यहां पे आपको अजम्पशन लिखा हुआ दिखाई दिया, एक्सक्यूज मी, यहां पर आपको इन्फ्रेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि पैसेज के बाद में आपको कहीं ना कहीं पर वो फंसाने की कोशिश कहां कर रहा है कि आपने समझा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है और सीधा पढ़ के सॉल्यूशन लाना शुरू कर दिया। तो भाइयों और बहनों मजाक नहीं चल रहा है, सीधा पैसेज पढ़ के आप आंसर करना शुरू मत कीजिए। पहले समझिए कि अजम्पशन क्या है, इन्फ्रेंस क्या है, इंप्लीकेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे कीवर्ड समझो और इन्हें इंग्लिश में ही पढ़ना है। अब आप सोचेंगे सर ये तो भेदभाव हो रहा है, हिंदी वर्सेस इंग्लिश हो रहा है, इसे इंग्लिश में क्यों पढ़ना है, उसके पीछे का रीजन मैं स्पष्ट कर दूं। रीजन देखिए, अब एक्चुअली देखिए आपको इन्फ्रेंस कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कंक्लूजन। अब आपको इन्फ्रेंस के लिए भी निष्कर्ष शब्द हिंदी में लिखा हुआ दिखेगा, कंक्लूजन के लिए भी
निष्कर्ष शब्द हिंदी में लिखा हुआ दिखाई देगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि आप जो है टेल वर्ड्स जो है सिर्फ वो आप इंग्लिश में ही रट जाइए। उससे होगा क्या कि किसी भी तरह की हड़बड़ाहट में आप कंक्लूजन को लेके या इन्फ्रेंस को लेके या ऐसे किसी भी दूसरे टेल वर्ड को लेकर आप किसी भी प्रकार से किसी झांसे में नहीं आएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो बेहतर होगा कि आप इन्हें इंग्लिश में ही समझे, और मैं एक एक डिस्कस करूंगा हमारे आगे आने वाले पार्ट्स में, और बहुत ही हम सही तरीके से इसे डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में, जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट एंड इमेजिनरी। उससे पहले हम एक मिनी रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट का। मैंने आपको बताया था कि रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज, क्योंकि सबसे पहले तो हमें पैसेज का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पैसेज का मतलब समझ नहीं आया है तो आप आगे आने वाले क्वेश्चंस में गड़बड़ी करने वाले हैं। फिर चाहे आपको कीवर्ड्स का अच्छा नॉलेज हो कि भाई कीवर्ड्स इन इंग्लिश में आपने पढ़े हुए हो, ठीक है, कि भाई कीवर्ड्स में आपने अजम्पशन, इन्फरेंस, इंप्लीकेशन सबका मतलब रट लिया हो, समझ लिया हो, तब भी आप पैसेज में गड़बड़ी कर कर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको है पैसेज अच्छे से समझना है। उसके बाद में आता है कीवर्ड्स इन इंग्लिश। आपने कीवर्ड्स भी अच्छे से समझ लिए, उसके बाद आता है आपने पैसेज पढ़ना शुरू किया, अच्छे से समझ लिया, आपने अजम्पशन इन्फरेंस वाला एंगल भी देख लिया। उसके बाद आते हैं कि भाई आपने ऑप्शंस पढ़ने शुरू किए। ऑप्शन में आपको दिखाई दिया भाई आउट ऑफ कंटेक्स्ट एंड इमेजिनरी कोई बात है। अब आप बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है सर, एक्सप्लेन कीजिए। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पैसेज आपने पढ़ना शुरू किया और पैसेज चल रहा है वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, चाहे वर्ल्ड का कोई भी फिनोमिना हो, चाहे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात हो रही हो, किसी भी तरह से यह बात हो रही है वर्ल्ड की। ठीक है, और ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है भाई इंडियाज इकोनॉमी इज डूइंग गुड या इंडियाज इकोनॉमी इज डूइंग बैड। इंडिया की इकोनॉमी पे कोई जिक्र दिख गया। अब आप सोचेंगे भाई वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात हो रही है तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी तो बात हो रही होगी। आप बोलेंगे चलिए भारत हमको जान से प्यारा है, या इंडिया, भारत वर्सेस इंडिया में हम नहीं जा रहे हैं। तो आपने भाई ठीक है, तो आपने वो टिक कर दिया कि भाई हाँ चलो इंडिया हमें अपना अपना सा लग रहा है या भारत हमें अपना अपना सा लग रहा है, आपने टिक कर दिया। भाई पैसेज बात कर रहा है वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, क्या आप इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या सिचुएशन है आप दावे के साथ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब आप बोलेंगे नहीं सर कह सकते हैं ना, वर्ल्ड में इंडिया भी तो आता है, वर्ल्ड की बात हो रही है तो इंडिया की भी बात हो रही है। अच्छा ऐसा, चलिए पैसेज बात कर रहा है वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। अब आपको एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है युगांडास इकोनॉमी इज डूइंग वेल, युगांडास इकोनॉमी इज डूइंग गुड। अब आप बोलोगे सर आप ये युगांडा को बीच में कहां से ले आए? आप बोलेंगे सर आप ये युगांडा को बीच में से कहां से ले आए? अच्छा, तो मैं बोलूंगा कि भाई तो आप इंडिया को बीच में कहां से ले आए? चाइनास इकोनॉमी इज डूइंग गुड। अब आप बोलेंगे सर चाइना को बीच में कहां से ले आए, पैसेज वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात हो रहा है। बोलूंगा वही तो मैं कह रहा हूं कि आप इंडिया को बीच में क्यों ले आए? पैसेज बात कर रहा है वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। ऑप्शन में आपको इंडिया दिखाई दिया, आपको इंडिया से कितना ही प्यार क्यों ना हो, भारत से कितना ही प्यार क्यों ना हो, लेकिन अब आपको उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना रहेगा कि वो कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट या इमेजिनरी बात आ गई। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, जो है अपोजिट एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन। चलिए मैं आपको एक सामान्य से पैसेज का एग्जांपल देके बताता हूं कि पैसेज जो है, मैं एक पैसेज पढ़ रहा था जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा पैसेज था और सीधा साधा पैसेज था। उसमें अप्रोचेस बताई हुई थी कि क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए हमें जो है ये XYZ A B C ऐसी कुछ अप्रोचेस फॉलो करनी रहेगी। ठीक है, ऑप्शन पढ़ना शुरू किया तो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए जो ऑप्शन में बता रहे थे, क्वेश्चन में पैसेज में बता रहे थे कि ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज से अच्छे से डील कर देंगे। पैसेज में तो उल्टी बात बोली, अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी समस्या बहुत बढ़ जाएगी। मैंने कहा भाई ये तो एकदम ही अपोजिट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। उस ऑप्शन को एक झटके में एलिमिनेट किया और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पैसेज सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगली चीज है, इससे बड़ा वरदान आपको कोई मिल नहीं सकता और वो है एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। अच्छा एग्जांपल देके बताता हूं आपको। कई बार इस तरह से देखा होगा, आपने पैसेज पढ़े और 4 स्टेटमेंट देके रखे या 3 4 5 जो भी, आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन A B C D 1 2 and 4 only, 2 3 and 5 only, 1 2 3 only, 1 2 only। ठीक है, अब आपने पढ़ना शुरू किया, आपने पहला ऑप्शन पढ़ा और आपको तुरंत रियलाइज हो गया कि ये पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगले ही मोमेंट पर आप क्या करेंगे, पहला ऑप्शन जहां जहां पे अवेलेबल है हम उसे उड़ा देंगे। अब कौन सा उड़ाएंगे हम? सीधी सी बात है, सी उड़ाएंगे ना। अच्छा क्या बी को उड़ाएंगे क्या? नहीं, बी में कहा है, डी को हटाया, तो हमारे पास जो इकलौता ऑप्शन बच गया और वही हमारा आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, अब मेरा मानना है अगर आपके पास समय का अभाव है, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा कुछ पढ़ने की भी जरूरत, सीधा आगे बढ़ जाओ। और लगता है कि नहीं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते और समय ठीक ठाक आपके पास है और आप मैनेज कर लेंगे, आगे के ऑप्शन पढ़ो। उसमें फायदा ये रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उतावलेपन में ऑप्शन 1 को सही मान के बैठ गए और आगे जगह पता चला, घर आके देखा नहीं भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ऑप्शन 1 तो गलत था, आगे के ऑप्शन पढ़ लिए होते तो फायदा हो जाता। तो बेहतर ये है, मेरा तो मानना है कि एक बार क्विकली सारे ऑप्शन से गो थ्रू कर लो, लेकिन एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन तब भी वर्क करेगा। ठीक है, अगली चीज जो है चूज बेस्ट। अब आप सोचेंगे सर क्या लिखा हुआ है आपने, चूज बेस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आपने पढ़ना शुरू किया, अब जनरली कई बार क्या होता है कि ये एलिमिनेशन ऑप्शन वाला वरदान आपके पास में होता नहीं। ऑप्शन इस तरह से देखे रखे होते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, और वन लाइनर स्टेटमेंट दे के रखा है। अब इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो सही है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने चूज बेस्ट क्या लिखा है? ठीक है, मैंने एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन लगाया, कई तरह की तरीके निकाल लिए। ठीक है, ये ऑप्शन ए और बी मैंने एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद मैंने क्या देखा? उसके बाद देखता हूं भाई मुझे जो ये सी और डी दिखाई दे रहा है ना, मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं, मुझे तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूं? चूज बेस्ट, ज्यादा सही कौन सा लग रहा है, जो ज्यादा सही लगे आपको उसके साथ जाना है। ठीक है, हाँ, नहीं शादी की बात नहीं करें, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन सी एंड डी, ठीक है, आपको जो ज्यादा सही लगे आपको उसको चूज करना है, चूज बेस्ट। चलिए इसका उल्टा भी एकदम सही है। ठीक है, वो है आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि भाई ये ए और बी किसी कीमत पे नहीं हो सकते। रिमेनिंग ऑप्शन कौन से? सी एंड डी। मुझे तो दोनों ही गड़बड़ लग रहे हैं भाई, एलिमिनेट करके भी अब ये दोनों ही मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक पर्सन से पूछा गया कि अगर सारी ही पॉलिटिकल पार्टी बुरी है तो हम क्या करें, वोट किसको दें? तो देखिए, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे। या तो आप वोट देने नहीं जाएंगे, उदाहरण के तौर पर इन 4 ऑप्शंस को ले लीजिए कि आप क्या करेंगे। या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, या तो नन ऑफ द अबव। अब यहां तो कहीं नन ऑफ द अबव का ऑप्शन अगर दिया ही ना हो तो क्या करेंगे? वहां तो वोटिंग में होता है ना नोटा का ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, यहां पे दे के नहीं रखा तो क्या करेंगे? या तो आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे और अगर अटेम्प्ट करने पे आए हो तो मैंने कहा सबसे कम बुरी पॉलिटिकल पार्टी को चुनो, अर्थात जो सबसे कम बुरा लग रहा है उसको चुन लो, बस बेस्ट हो जाएगा वो आपके लिए, वो तब भी हो जाएगा चूज बेस्ट। ठीक है, आगे जो बात कर रहा हूं मैं वो है डोंट बी एक्सपर्ट। अरे सर हम तो एक्सपर्ट बनने के लिए आए हैं। आप कहेंगे भाई जैक, अरे नहीं नहीं हमको तो पता है कि ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बनना है, पर यहां पे डोंट बी एक्सपर्ट का मतलब क्या है? आपने पैसेजेस पढ़ना शुरू किया, अच्छा पैसेजेस पढ़ते 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 आपने कोई एक टर्म ऐसा दिखाई दिया जिससे आपकी पुरानी यादें ताजा हो गई, या आपको ऐसा लगता है कि वो तो आपका एक डोमेन है, उसके बारे में तो आपको कहते हैं नींद में से भी उठा के कुछ भी पूछ लिया जाए, तो आपकी एक्सपर्टाइज उसमें। उदाहरण के तौर पर एक शब्द बोलता हूं, इन्फ्लेशन। जैसे आपने इन्फ्लेशन शब्द देखा आप खुश हो गए, आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, पॉजिटिव्स ऑफ इन्फ्लेशन, नेगेटिव्स ऑफ इन्फ्लेशन, मेजर्स टू कर्व इन्फ्लेशन, आरबीआई पॉलिसीज टू डील विद इन्फ्लेशन, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, 10 तरह की बातें आपके दिमाग में आनी शुरू हो चुकी है। इम्पैक्ट ऑन पुअर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इम्पैक्ट ऑन कंपनीज कॉर्पोरेट्स, 10 तरह की बातें आपके दिमाग में आने लग गई है भाई। रीडिंग स्पीड तो आपकी वैसे ही घट गई। आपको कुछ भी रिलेटेबल दिखाई दिया और आपको पूरा पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी याद आने लग गई, रीडिंग स्पीड तो आपकी ऐसे ही घट गई। तो सबसे पहला रूल है डोंट बी एक्सपर्ट। आपको एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपनी एक्सपर्टाइज को यहाँ पे नियंत्रण में रखो। मैं यहाँ की सी सेट की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे रिस्पेक्टिव फील्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसेज की बात कर रहा हूँ। पैसेज के कंटेक्स्ट में जितना रेलेवेंट है हमें उसी पे फोकस करना है। क्या वो इन्फ्लेशन शब्द आपकी पैसेज सॉल्व करने में हेल्प करेगा? नहीं। अगर नहीं करने वाला है तो फ्लो में पढ़ते जाओ, आपको आपके आंसर से मतलब है, पैसेज में और क्या एडिशनल देके रखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। आगे आते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट। देखिए सबसे पहली बात तो यह है एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि भाई दिस स्कीम अप्लाइज टू एनी सिटीजन, दिस स्कीम अप्लाइज टू ऑल सिटीजन, दिस स्कीम अप्लाइज टू ओनली दिस पर्टिकुलर पर्सन। अब आपने जैसे ही सुना, अब गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि उसके भी एक्सेप्शंस
होते हैं, स्कीम के में भी एक्सेप्शन डाले होते हैं कि किसको ये हम बेनिफिट देंगे, किसको ये बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक है। किसी भी तरह से अगर मान लीजिए आपको कहीं पे भी ये एनी, ऑल, ओनली, परमानेंट, नेवर, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा नहीं, मतलब इस तरह के कई सारे शब्द आएंगे जो आपको कुछ एक्सट्रीम होने का आभास देंगे। जैसे ही वो शब्द आपको दिखाई दे, आपको कॉशियस हो जाना, एकदम उस पर आपकी नजर गड़ जानी चाहिए कि क्या पैसे, अब यार 90% केस में, मैं कहूंगा 99% केस में ये एनी, ओनली, ऑल, नेवर, परमानेंट, एक्सेट्रा वाले गलत, मतलब एक्सेट्रा से मतलब है इत्यादि इत्यादि, वो सारे गलत होते हैं, ठीक है। 99% क्यों कहा, 1% क्यों मैंने छोड़ दिया फिर भी? क्या पैसेज सपोर्ट कर रहा है? क्या पैसेज जिस एनी को सपोर्ट कर रहा है, ऑल को सपोर्ट कर रहा है, ओनली को सपोर्ट कर रहा है? अगर पैसेज सपोर्ट कर रहा है तो आप भी सपोर्ट करेंगे। कुछ पैसेज डेफिनेटली मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर मुझे, मैं आपको करवाऊंगा अभी, एनी, ओनली, ऑल, इसमें से कुछ कीवर्ड्स को सपोर्ट किया जा रहा है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर पैसेज सपोर्ट कर रहा है तो हम भी एनी, ओनली, ऑल को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो 99% केसेस में जैसे आपको दिखाई दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 99% केस में गलत है, तो शायद इस केस में भी ये गलत होगा, पर आपको देखना है कि पैसेज सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अब इतना सब होने के बाद भी मुझे पैसेज समझ में नहीं आ रहा। 8 पॉइंट्स हो गए, 9वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है रण छोड़, ठीक है। उस रण को, उस बैटल को छोड़ दो, रण छोड़ राय बन जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स जैसा भी कुछ है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 0.8333 मार्क्स का, ठीक है। आपके नेगेटिव मार्क्स जैसा भी कुछ है, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था वो पूरी तरह से मैंने डिस्कस किया कि भी हाउ टू डील विथ पैसेजेस, ठीक है। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अजम्पशन, इन्फरेंस, इंप्लीकेशन, कॉरोलरी, क्रक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी ये जो टेल वर्ड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, तो आप सब उसको अटेंड करेंगे। अगला लेक्चर आप जरूर देखेंगे, ये वीडियो का पहला पार्ट है और आगे पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आता जाएगा, और आने वाले टाइम में इसकी मैराथन भी मैं यही कई वीडियो भी मैं आपको मैराथन के तौर पे दे दूंगा, अगर हो सका तो फ्रेश लेक्चर्स भी हम आगे कंडक्ट कर लेंगे। सो धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, थैंक यू।